अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपके अपने चैनल सदफ थॉट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उर्दू नावल वहशत जुनून की किस्त नंबर 20। पिछली किस्त में कहानी ने एक ऐसा रुख इख्तियार किया जिसने सबको तजस्सुस में डाल दिया। इस किस्त में न सिर्फ जज्बात की शिद्दत में इजाफा होगा बल्कि कुछ ऐसे इंकशाफ भी सामने आएंगे जो आपके दिल को छू जाएंगे। तो आइए चलते हैं किस्त नंबर 20 की तरफ और देखते हैं आगे क्या नया होने वाला है। साद की आवाज़ सुनकर वो अच्छी खासी परेशान हो गई थी। वो मुसीबत में था। इस वक्त कहाँ था वो परेशान से उठकर खड़ी हो गई जब अचानक उसके फ़ोन पर लोकेशन सेंड कर दी गई। ये जगह ज़्यादा दूर नहीं थी, हीर वहाँ जा सकती थी। पहले उसने सोचा कि वो गार्ड से मदद ले ले, लेकिन क्या वो लोग उसे साद की मदद के लिए जाने देंगे? हरगिज़ नहीं, उसे खुद ही साद की मदद करनी थी। साद की जान खतरे में थी और वो कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। पता नहीं कौन लोग थे जो साद को जान से मार डालना चाहते थे। मुमकिन था कि ये वही लोग हों जो उसे अगवा करना चाहते थे। साद अपनी लालची फितरत की वजह से इस बड़ी मुसीबत में फंस गया था, लेकिन वो अपने अंदर की इंसानियत नहीं मार सकती थी। वो अय्याम को किसी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। उसकी ज़िंदगी की मुसीबतों से अय्याम का कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो बिना सोचे समझे तेज़ी से वहाँ से निकलती गली की तरफ भाग गई थी जहाँ उसे ड्राइवर खड़ा नज़र आया। वो अपना आप बचाते हुए तेज़ी से आगे बढ़ गई। ड्राइवर ने पीछे से आवाज़ें भी लगाईं, लेकिन वो नज़रअंदाज करते तेज़ी से भाग निकली। अपना शक दूर करने के लिए अमजद ने भागकर अंदर का रुख किया और अंदर आकर तानिया को ढूंढने लगा था। तानिया सामने ही सीढ़ियों से नीचे परेशानी से उतर कर उसकी तरफ आ रही थी। उसने उसी की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। अमजद भाई, हीर नहीं मिल रही, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं कब से तलाश कर रही हूँ लेकिन नहीं मिल रही। वो वहाँ मेरे सामने शॉपिंग कर रही थी कि अचानक गायब हो गई। तानिया परेशानी से उसे बताने लगी। ड्राइवर बिना उससे कुछ भी कहे तेज़ी से वापस सीढ़ियों से उतरता उसकी गली की तरफ गया जहाँ थोड़ी देर पहले उसने हीर को जाते हुए देखा था। इस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था। हमें जल्द से जल्द सर को ये सब कुछ बताना चाहिए। हीर मैडम कहीं चली गई हैं। तुम लोग हीर मैडम को ढूंढो। इस सारे एरिया में वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। वो गार्ड्स को कहते हुए अपना मोबाइल फ़ोन निकालने लगा था। रुके, सर को बताने से पहले एक दफ़ा हम इस जगह को अच्छी तरह चेक कर लेते हैं। हो सकता है वो यहीं गई हो। तानिया ने उसे देखते हुए कहा था, जो अय्याम को फ़ोन करके सब कुछ बताना चाहता था। उसे तानिया की बात कुछ हद तक ठीक लग रही थी, इसलिए हाँ में सर हिलाकर सब गार्ड्स के वापस आने के इंतज़ार करने लगा। लेकिन वो सब लोग मायूसी से वापस आए थे। उन सब लोगों को हीर के बारे में कुछ भी पता न चला था। अब सिवाय अय्याम को बताने के वो लोग और कुछ कर ही नहीं सकते थे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैडम कहीं चली गई हैं। हम पूरी मार्केट चेक कर चुके हैं, लेकिन हीर मैडम कहीं नहीं मिल रही। पता नहीं वो किस तरफ चली गई हैं। हम कब से उन्हें तलाश कर रहे हैं लेकिन कहीं पर नहीं मिल रही। थोड़ी देर पहले मैंने हीर मैडम जैसे कपड़े पहने एक लड़की को मार्केट से दूसरी तरफ जाते हुए देखा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हमसे छुपकर कहीं भाग रही हैं। मैंने उनके पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सोचा कि पहले मैं अंदर जाकर मार्केट में चेक कर लेता हूँ। लेकिन वो हीर मैडम ही थी। अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा था तो तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए था, ताकि तानिया के पास वो गुस्से से उसे बोल रहा था, जबकि ड्राइवर अपने बॉस के गुस्से को ठंडा करने के लिए कुछ कहने ही वाला था जब एक आदमी सूट बूट में उसके पास आकर रुका। सर, ये पासपोर्ट और वीज़ा मैडम अंदर ही छोड़कर चली गई। मैंने उन मैडम को हीर मैडम के साथ देखा था। आप प्लीज़ उन्हें दे दीजिएगा। वो एक पार्सल उसके हवाले करते हुए बोला और साथ ही तानिया की तरफ इशारा किया। कौन है वहाँ और किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? वो शायद दूसरी तरफ से उस आदमी की बात सुन चुका था। सर, ये आदमी पासपोर्ट ऑफिस से आया है। ये हीर मैडम का पासपोर्ट और वीज़ा दे रहा है। वो कंफ्यूज सा उसे बताने लगा था, जबकि अय्याम को सारी पहले समझने में ज़्यादा वक्त बिल्कुल न लगा था। वो एक बात को समझ चुका था। तुम उसकी सारी तफसील मालूमात करो, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। बस इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। वो आंधी तूफान की तरह उस जगह पर पहुँचा था, पर यहाँ पहुँचने के 10 मिनट के अंदर ही वो हीर की लोकेशन मालूम कर चुका था। इस वक्त उसका मोबाइल जहाँ था वो जगह उसकी पहुँच से ज़्यादा दूर हरगिज़ नहीं थी। लेकिन हीर वहाँ क्यों गई थी और वहाँ जाने का क्या मकसद था? सर, ये पासपोर्ट हीर मैडम का है जो उनके भाई ने बनवाया है और यहाँ उनकी टिकट भी बुक करवाई जा रही है
اور وہ بھی اسی ہفتے کی۔ ڈرائیور نے اس کے آتے ہی تفصیل سے بتایا۔ مطلب وہ ایک ہفتے کے اندر اندر اسے چھوڑ کر یہاں سے بھاگنے والی تھی، جس میں اس کا بھائی بھی شامل تھا۔ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا تھا، اس کا یہاں آنا بھی ایک پلاننگ تھا۔ یہ سب کچھ وہ اتنے اسمارٹ طریقے سے کر رہی تھی، اور وہ سوچ کر ان سب چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے تھا کہ وہ اپنے بھائی سے اپنے دل کی باتیں کہتی ہے۔ اس کے بھائی پر تو اس سے پہلے بھی رتی برابر یقین نہیں تھا، اور اوپر سے اب جو کام اس نے کیا تھا اس کے بعد وہ آسانی سے بخشنے والا نہیں تھا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف ہیر کی لوکیشن ٹریس کرنے کے بعد اس جگہ پر جا رہا تھا جہاں ہیر اس وقت موجود تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر ہیر کا سارا کام ہو چکا ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، تو ہیر اس طرح سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے بھاگ کیوں گئی؟ کیا اسے اس کا ڈر تھا کہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ کیا کہے گا؟ ہیر عجیب سی جگہ پر پہنچی تھی۔ اس کے لیے یہاں پہنچنا مشکل تو نہیں رہا تھا، کیونکہ لوکیشن کی وجہ سے یہاں آسانی سے پہنچ گئی تھی، لیکن جگہ کھنڈر نما تھی۔ دیکھنے میں تو یہ بہت پرانی سی جگہ معلوم ہوئی تھی، اور یہ چھوٹی ہرگز نہیں تھی، یہ کھڈر دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس علاقے میں ایسی بھی کوئی جگہ ہے اسے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ اس طرح کی جگہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اس لیے کافی پریشان تھی کہ وہ یہاں پر کس طرف جائے۔ اس جگہ کی خاموشی اور ویرانی دیکھتے ہوئے اسے عجیب سے خوف نے آ گھیرا تھا۔ شاید وہ غلط جگہ پہنچ آئی تھی، سوچ کر اس نے پھر سے لوکیشن چیک کی تھی۔ وہ بالکل صحیح جگہ پر پہنچی تھی، لیکن اب وہ کہاں جائے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تو کوئی انسان تھا ہی نہیں جس سے وہ کچھ نہ کچھ پوچھ لے یا کہہ پاتی۔ یہ بہت عجیب طرح کی جگہ تھی، نہ جانے ساتھ نے اسے کس طرح بلایا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ آگے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے اس عجیب و غریب طرح کے کھنڈر میں داخل ہو گئی تھی۔ بڑا بڑا گھاس جو اس کے قد کے برابر آ رہا تھا، شاید نہیں، یقیناً یہاں سالوں سے صفائی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے آگے جانا ٹھیک بالکل نہیں تھا۔ یہاں تو دور دور تک راستہ بھی نہیں تھا، پتہ نہیں وہ کس طرف آ گئی تھی۔ مجھے اس طرف آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے واپس چلے جانا چاہیے، یہی بہتر ہے، اس نے سوچتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا، جب اپنے سامنے ایک اونچے لمبے ہٹے کٹے آدمی کو دیکھ کر اس کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اس آدمی نے اپنے ہاتھوں میں موجود ایک کپڑا اس کے منہ پر رکھ دیا تھا، جس کے بعد اسے کوئی ہوش و حواس نہ رہا۔ سر، میرا نہیں خیال کہ میڈم اس جگہ پر آئی ہوں گی، یہ تو عجیب سی جگہ ہے، اور سر میڈم اس طرف کیوں آئیں گی؟ اگر انہوں نے جانا ہی ہوتا تو وہ واپس اپنے شہر کی طرف جانے کی کوشش کریں گی، کیونکہ وہ اس شہر میں کسی کو نہیں جانتی۔ مجھے تو لگتا ہے ہمیں ایسی جگہ پر دیکھنے کے بجائے ریلوے اسٹیشن جانا چاہیے، کیونکہ انہیں اگر کہیں جانا ہوا تو وہ واپس اپنے شہر جانے کی کوشش کریں گی۔ امجد اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ ایام نفی میں سر ہلاتا آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ نہیں، ہیر یہیں پر ہے، دیکھو اس کے موبائل کی لوکیشن ابھی بھی یہیں پر ٹریس ہو رہی ہے، ہم بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ سر لیکن یہ تو بہت عجیب ہے، وہ یہاں کیوں آئے گی؟ وہ خود بھی کافی زیادہ الجھا ہوا تھا، جبکہ امجد اس کی لوکیشن دیکھتے ہوئے گارڈ کو اس جگہ دیکھنے کے لیے کہہ چکا تھا۔ وہ ہر طرف اس جگہ کو چیک کر رہے تھے۔ یہ دکھنے میں بہت پرانی جگہ لگتی تھی، جیسے یہ کوئی قدیمی جگہ ہو، اس طرح کوئی بھی نہیں آنا جانا تھا، کیونکہ یہاں پر عجیب طرح کے قصے مشہور کر دیے گئے تھے، شاید لوگوں کو جن بھوت وغیرہ کا ڈر تھا، اس جگہ کو بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کئی دفعہ نشے میں دھت لوگوں کو اس طرف دیکھا گیا تھا۔ لیکن لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ نشے میں لوگوں کو اپنی کوئی خبر نہیں ہوتی، تو وہ جن بھوتوں جیسے چکروں میں کہاں پڑ سکتے ہیں، اس لیے اس طرف سوائے نشیوں یا پھر گنڈوں کے علاوہ کوئی نہیں آتا جاتا تھا۔ سر مجھے تو لگتا ہے میڈم کا فون وغیرہ چوری ہو گیا ہے، کسی نشئی نے شاید یہ حرکت کی ہوگی، ریلوے اسٹیشن پر یہ بہت عام سی بات ہے، مجھے یہی لگ رہا ہے، ہم صرف یہاں پر وقت برباد کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ہمیں ریلوے اسٹیشن جانا چاہیے، ابھی سب کچھ پتہ چل جائے گا، ہمیں یہاں وقت نہیں برباد کرنا چاہیے، امجد نے اسے سمجھانا چاہا تھا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتا باہر کی طرف جانے لگا، کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ممکن تھا کہ اس کا فون چوری ہو گیا ہو۔ وہ کتنی سمجھدار تھی یہ تو اس کی اس حرکت سے اندازہ لگا ہی چکا تھا، اسے مزید اس جگہ پر وقت برباد نہیں کرنا تھا۔ سر یہ رہی لڑکی، اب بتائیں اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ زمین پر بے ہوش و حواس پڑی تھی، جبکہ وہ لوگ ساتھ کے ماتھے پر بندوق رکھے ہوئے اسے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہیر کو دیکھ کر اسے سکون ملا تھا، اسے نہیں لگا تھا کہ وہ یہاں آ جائے گی، لیکن وہ نہ صرف یہاں آ گئی تھی بلکہ وہ تو ان دونوں کو مل بھی چکی تھی۔
सर देखे देखे हीर आ गई है, अब प्लीज़ आप मुझे छोड़ दें, मुझे जाने दें। आपको ये लड़की चाहिए थी ना, तो लड़की आप लोगों के सामने है, आप लोगों को उसके साथ जो करना है करें, मुझे बस जाने दें। बुरी तरह से रोते हुए कह रहा था, डर से कहीं उसकी जान जा रही थी। ओ बेगैरत, तू चुप करके बैठ। और तुम लोगों ने ठीक से पता करवाया है ना, यही वो लड़की है ना जो इस आदमी को चाहिए, इसके खातिर उसने इतने पैसे दिए थे ना। वो उन लोगों को देखते हुए पूछने लगा। अब ये आदमी बताएगा ना, उसने सोचा था कि हम उसे इतनी आसानी से छोड़ देंगे और ये अपनी माँ को लेकर यहाँ से भाग निकलेगा। तुझे क्या लगा अगर तू लड़की को तलाक दे देगा तो बच जाएगा, या हम तुझे ऐसे ही जाने देंगे? बोल, यही है ना वो लड़की जिसके लिए किंग ने तुझे पैसे दिए थे? वो साथ के बाल पीछे खींचते हुए उसके मुंह पर बंदूक रखकर पूछने लगे। हाँ हाँ, यही है वो लड़की, इसलिए किंग ने मुझे पैसे दिए थे। उसके आदमी मेरे पास आए थे और मुझसे पूछने लगे कि क्या ये लड़की मेरी मंगेतर है। मैंने उनको बता दिया कि लड़की मेरी मंगेतर है और 2 सालों के बाद मेरी उससे शादी होने वाली है। लेकिन उस आदमी ने कहा कि अभी शादी करवा लो और हम तुम्हें इस शादी की कीमत देंगे। मैं लालच में आ गया था कि मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। हीर बहुत खूबसूरत थी, मुझे यही लगा कि वो बुढ़ा उस पर मर मिटा है तो अच्छा मौका है पैसे कमाने का। मैंने उससे बहुत बड़ी रकम ले ली और वादा किया कि मैं उसे उस तक पहुंचा दूंगा। शादी के बाद तो मैंने हीर को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि उसकी खूबसूरती पर सिर्फ उसका हक होगा। लेकिन शादी वाले दिन मुझे पता चला कि उस आदमी के बहुत सारे दुश्मन हैं जो मेरे पीछे लग गए हैं, क्योंकि उस आदमी की कमजोरी मेरी बीवी है। मुझे उस आदमी का फोन आया और उसने मुझसे कहा कि हीर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हीर 2 महीने तक उसकी अमानत मेरे पास रहेगी। मैंने यही सोचा कि मैं हीर को लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ, क्योंकि उसकी खूबसूरती पर मेरा अपना ईमान खराब होने लगा था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस तरह मेरी जान को भी हर तरफ खतरा लाहक था। हीर को महफूज जगह पहुँचाने के लिए मैंने उसे अपने कजिन के घर भेज दिया और खुद यहाँ से भागकर लंदन चला गया था, ताकि किंग के दुश्मनों की नज़र मुझ पर ना पड़े। बाकी उसे अगवा करने की कोशिश तो आप लोगों ने भी की थी, लेकिन अय्याम सिकंदर के इलाके में कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता। पिछले 4 महीनों से हीर इद्दत में थी। उसकी इद्दत पूरी हुई तो आज वो घर से बाहर निकली और इस वक्त ये आपके सामने है। अब मुझे यहाँ से जाना है, आप लोगों का काम हो गया, प्लीज़ अब मुझे छोड़ दें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं यहाँ से बहुत दूर भाग जाऊँगा। मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे जाने दीजिए। अपना मुंह बंद कर दो वरना मेरी बंदूक बोलेगी। वो उसे धमकी देता धक्का मारकर पीछे करता खुद अपना मोबाइल फोन निकालकर कान से लगा चुका था। सर, किंग वाली लड़की मिल चुकी है। वाकई इतनी खूबसूरत तो है कि किंग जैसे आदमी का ईमान उस पर खराब हो जाए। उसे कहाँ लेकर आना है? कहे तो हसीना बाई के कोठे पर छोड़ कर आऊं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हसीना उसे कोठे की सबसे बड़ी और महंगी तवाइफ बना देगी। फिर किंग को भेजेंगे उसके पास। और बेधड़क सा कहकहा लगाते हुए बोला था। लेकिन दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। फोन बंद करने के बाद वो अपने आदमियों को हीर के बॉस के घर भेजने का हुक्म जारी करने लगा। उसे बॉस के घर पहुंचा दो। सर ने कहा है कि पहले उसका एक वीडियो बनाकर किंग को भेजेंगे, ताकि किंग को अंदाजा हो जाए कि वो अपनी चीज 1000 पर्दों में छुपा कर रखे, तब भी स्टेफन की नजर से बच नहीं सकती। स्टेफन सर ने कहा है कि पहले वो खुद उसके साथ अपना वक्त रंगीन करेंगे और फिर उसे हसीने के कोठे की सबसे बड़ी तवाई बनाएंगे, ताकि उसके दुश्मन को पता चल जाए कि वो उसके साथ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वो अपनी बात मुकम्मल करता हीर के चेहरे को देखने लगा। वाकई इस लड़की पर तो किसी का भी दिल आ सकता है, उसने हीर के करीब जाते हुए कहा था। उसकी निगाहें उसके चेहरे पर उलझने लगी थी। वो उसके चेहरे पर झुकने ही लगा जब पीछे से उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। सर, इस तरह मत करें, अगर बॉस को पता चल गया तो आप पर खफा होंगे, और वैसे भी उसके बाद सब कुछ आपके ही तो हिस्से आता है। थोड़ा सब्र कर लें, शायद वो उसकी नीयत को समझ गया था। अरे यार, इन्हें थोड़ी ना पता चलेगा कुछ भी, मैं कौन सा इसे कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहा हूँ। वो मकरवा हंसी हंसते हुए उसके चेहरे पर झुकने ही लगा था कि अचानक किसी ने जोरदार लात उसके मुंह पर मार दी और वो दूर जा गिरा था। जबकि अपने बॉस को गिरते देखकर सब लोग अलर्ट होकर उसकी तरफ भागने लगे थे। उन सब का मकसद उन पर हमला करना था, लेकिन अय्याम सिकंदर को वो लोग जानते ही कहाँ थे। दोस्तों, ये थी वहशत जुनून की किस्त नंबर 20। अगर आपको ये किस्त पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।
اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اگلی قسط سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صدف تھاٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں۔ قسط نمبر 21 میں کہانی ایک اور نیا اور سنسنی خیز موڑ لے گی، اس لیے ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔